मुख्यमंत्री धामी से छात्रों ने की भेंट। बाल शिक्षा सदन स्कूल बड़कोट के छात्रों ने की भेंट। सीएम धामी ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेने की सीख दी। सीएम धामी से मिलकर उत्साहित नजर आए छात्र। सीएम धामी से लद्दाख के सांसद ने की मुलाकात। सांसद श्री जामयांग तेसरिंग ने की भेंट। सीएम धामी से कई मुद्दों पर की बातचीत। सीएम धामी ने उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक शाखा का किया लोकार्पण। चंपावत शाखा का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। सहायता समूह को बांटे आजीविका ऋण। 10 मोटरसाइकिलों को दिखाई हरी झंडी। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज। दून के सड़कों को स्मार्ट रोड बनाने की मुहिम तेज। सीएम धामी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। युवक से नौकरी के नाम पर 21 लाख रुपए की ठगी। 12वीं पास लड़के ने लगाया चूना। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में देहरादून भ्रमण पर आए बाल शिक्षा सदन स्कूल बड़कोट के छात्रों ने भेंट की और सीएम धामी से मुलाकात करने के बाद सीएम जो कि उत्साहित नजर आए, बच्चे भी खासा उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेने की सीख दी और कहा कि जीवन में जो भी कार्य करें वो मन से करें। निडर होकर प्रश्न कर सकते हैं, उनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। छात्र जिस भी क्षेत्र में भविष्य में जाना चाहें वहां भी सबसे आगे रहने का प्रयास करें। सीएम ने छात्रों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया और कहा कि रामेश्वरम के समुद्री तट से राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा साधारण से असाधारण तक और साथ ही आसमान छूने की यात्रा रही है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे हमेशा कुछ नया सीखने और पढ़ाई में रुचि पैदा करने की आदत डालें। समय अमूल्य है, उसका सदुपयोग करना सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, व्यक्ति जीवन भर शिक्षार्थी रहता है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर सफलता जरूर मिलती है। इस अवसर पर छात्रों के साथ विद्यालय के प्रबंधक श्री सुनील थपलियाल एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लद्दाख के सांसद श्री जामयांग तेसरिंग नामग्याल से मुलाकात की और आपको बता दें कि सीएम धामी से सांसद ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भेंट की। सांसद ने विभिन्न विषयों पर सीएम धामी से चर्चा की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई और इसी के साथ उसकी ये तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच। सीएम धामी से लद्दाख के सांसद ने मुलाकात की। सांसद श्री जामयांग तेसरिंग नामग्याल ने भेंट की। तो सांसद श्री जामयांग तेसरिंग जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो यहाँ पर आए हुए थे, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा, तमाम जगहों पर वो घूमे और इसी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। बातचीत में तमाम विषयों पर यहाँ पर अपनी बात रखी। एक दूसरे के बीच यहाँ पर कई समय तक, काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और ये सुखद वार्ता रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन तथा CSR के तहत की जा रही पहल कार्यक्रम के तहत चंपावत पुलिस को 10 मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बैंक की चंपावत शाखा का वर्चुअली लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को संयुक्त आजीविका ऋण के चेक बांटे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा, उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस को लेकर ये एक नई शुरुआत है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का मंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन और प्रशासन, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा हो।
जब उन तक ये सुविधा पहुंचेगी तभी देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। सीएम ने कहा कि हम सबको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है और साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन और उनके लिए किए जाने वाले प्रयास उत्साहजनक हैं। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कोविड महामारी के दौरान विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी जो कि डगमगा गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के बूते देश ने न सिर्फ कोरोना महामारी से डटकर मुकाबला किया बल्कि विकास के और तमाम जो कार्य हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के साथ साथ दून की सड़कों को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का कार्य काफी तेजी से जारी है और समय समय पर इस कार्य के जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाए जाने की कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राजधानी के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीवरेज, सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य कार्यों को स्मार्ट ढंग से पूरा किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में देहरादून का नक्शा बदल जाए। अब सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाए जाने की भी कवायद तेज हो गई। आने वाले दिनों में राजधानी देहरादून के रोड स्मार्ट रोड के रूप में देखे जाएंगे। देखिए, इसमें अभी लगभग 1 महीने पहले ही जो हमारी स्मार्ट सिटी जो बॉडी है उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाए। तो उसी के क्रम में एक पीआईयू का गठन होना था। वो ऑलरेडी पीआईयू गठन के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो कार्मिक है उनकी तैनाती भी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्था हमने ये रखी है कि जो संबंधित एक्सीएंस वगैरह हैं वो उनके द्वारा ये कार्य देखा जा रहा है। इसमें क्या क्या है? स्मार्ट रोड में किस तरह के बनेंगे, थोड़ा सा बताइए पब्लिक को। देखिए, स्मार्ट रोड में बेसिकली जो एक तो हमारे डक्ट सब में डाली जाएगी, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम आती है कि रोड कटिंग काफ़ी होती रहती। तो राजधानी के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश लगातार हो रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत लगातार कार्य हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो कि सड़क, पेयजल, सीवरेज, बिजली और अन्य कार्यों को स्मार्ट ढंग से पूरा किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में देहरादून का जो मैप है, जो नक्शा है, उसे बदला जाए, उसकी शकल सूरत बदली जाए। अब सड़कों को स्मार्ट सड़क बनाए जाने की भी जो कोशिश है वो तेज हो चुकी है और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में राजधानी देहरादून के रोड जो कि स्मार्ट रोड के रूप में देखी जाएंगे और जो दिक्कतें यहाँ पर होती हैं जाम की या फिर अन्य दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन दिक्कतों से लोगों को जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। उत्तराखंड में लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देहरादून मैराथन आयोजित की गई। मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन एवं 10 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर सीएम ने राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम में क्या खास रहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लगातार खेलों को बढ़ावा देने की कवायद जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये मानना है कि उत्तराखंड को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए और खेल के क्षेत्र में लगातार सीएम धामी कई महत्वपूर्ण कदम उठाते रहे हैं और प्रदेशवासियों में अलग ही जोश भी देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पुलिस लाइन रेस कोर्स में देहरादून मैराथन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन एवं 10 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रन फॉर यूनिटी एवं रन अगेंस्ट ड्रग थीम पर आधारित उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। वहीं देहरादून मैराथन में हंस फाउंडेशन द्वारा भी सहयोग दिया गया। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज, माता मंगला, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, बॉलीवुड गायक कैलाश खेर एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नशा से मुक्ति के लिए सबको दृढ़ संकल्प लेना होगा और अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि एक अच्छे समाज के लिए सबका स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। जीवन के सभी सुख निरोगी काया से भी संभव है। स्वस्थ मन, वचन एवं कर्म के लिए मनुष्य का निरोगी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में देश के कर्णधार होंगे, उन्हें सही दिशा मिलनी जरूरी है। और चलिए बढ़ता आगे। गदरपुर के भाखड़ा पुलिया के पास 3 गौवंश की हत्या करने का मामला सामने आया। वहीं हत्या करने के बाद अवशेषों को मंदिर के पास नदी में जानबूझकर फेंक दिया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष गदरपुर राजेश पांडे ने बताया कि 3 गौवंश की हत्या का मामला सामने आया। उचित जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि जिस तरह से गौवंश की हत्या का मामला सामने आया वो पूरी तरह गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। गौवंश के हत्यारों को पकड़ने और इसके साथ हम लोग धरना प्रदर्शन और उचित जांच की कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं भाजपा नेता ठाकुर विश्वास ने बताया कि गौवंश की हत्या की गई है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि गौवंश के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमें बड़े आंदोलन को नहीं तो मजबूर होना पड़ सकता है। पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक हमारा मंदिर, हम उसको पूजा करते हैं। इस पानी को यहाँ पूजन किया जाता है और यहाँ पर शरारती तत्वों द्वारा 3 गोवंश की हत्या की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। ये जानबूझकर कि आज छठ पूजा है, पानी के अंदर हमारी आज माताएं बहनें पूजन करती हैं, पानी अशुद्ध हो, इन हिंदुओं का धर्म अशुद्ध हो, इसलिए जानबूझकर ये चाल चली गई है और यहाँ पर 3 गोवंश की हत्या की गई है। मैं इसका कठोर विरोध करता हूँ और हमारे यहाँ एसओ साहब पहुंचे हुए, मैंने सख्त उनसे कहा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। ये प्रकाश में ये जो शिव मंदिर है हमारे, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है हमारी। यह बहुत वर्षों से हम पूजा करते आ रहे हैं और ये पानी जो है, पानी से हम मंदिर का पूजा करते, पूजा अर्चना करते। लेकिन ये किसी शरारती तत्व ने जो ये गौवंश का हत्या करके, गौ माता का हत्या करके ये फेंक दिया गया और हमारे ये पानी जो अशुद्ध किया गया, जो छठ पूजा का दिन है और सारे चीज सद्भाव जो था हमारे वो बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसमें तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना पे यहाँ थाना गदरपुर पुलिस पहुंची थी, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है। दिनेशपुर, रुद्रपुर और गदरपुर का बॉर्डर पड़ता है और प्रथम दृष्टया जैसा दिख रहा था कि जो इसमें पुल है, इसमें भाखड़ा नदी पे, तो इसमें रगड़ के निशान दिख रहे हैं। हमें जो भी किसी ने भी गौवंश की इसमें घटना की है, इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियोग पंजीकृत। यहाँ पर भाखड़ा पुल है एक, उसके नीचे कुछ गौवंशी अवशेष मिले हैं, जिनको हमने जो है पशु चिकित्सक को बुला करके जो है उसका परीक्षण के लिए उसको भेज रखा है। इसमें हमने टीमें गठित कर दी हैं और जो है हम इसमें पूरी कोशिश ये करेंगे। तहरीर भी मिल चुकी है हमको, हमने इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है और कोशिश रहेगी कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर गौवंश जो कि मिला हुआ था बंद, और इस बीच हत्या करने के बाद अवशेषों को मंदिर के पास नदी में जानबूझकर फेंका गया था, ये आरोप लगाया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष गदरपुर राजेश पांडे ने बताया कि 3 गौवंश की हत्या का मामला सामने आया और उचित जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि जिस तरह से गौवंश की हत्या का मामला सामने आया वो पूरी तरह गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। गौवंश के हत्यारों को पकड़ने तक हम लोग धरना प्रदर्शन और उचित जांच की कार्रवाई करते रहेंगे। ये मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। वहीं बीजेपी नेता ठाकुर विश्वास ने ये कहा कि गौवंश की हत्या की गई, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी ये साफ तौर पर ये मांग है कि गौवंश के हत्यारों को पकड़ा जाए, नहीं तो हमें बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी पैडलर्स सोमेश पवार शुरू की बद्रीनाथ धाम से 12 ज्योतिर्लिंगों तक साइकिल यात्रा जो कि निकाली गई। मसूरी पहुंचने पर पहाड़ी पैडलर्स का भव्य स्वागत हुआ। 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो कि निकाली जा रही है। पहाड़ी पैडलर्स सोमेश पवार निवासी
पांडुकेश्वर बद्रीनाथ द्वारा विगत वर्षों की भांति साइकिल से बद्रीनाथ धाम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा वो कर रहे हैं, जिसके तहत शनिवार को सोमेश पवार मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचे, जहां पर मसूरी एसडीएम शैलेश सिंह नेगी, रिटायर्ड एडमिरल, पूर्व डायरेक्टर ओम प्रकाश राणा, डायरेक्टर उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र प्रोफेसर महेंद्र प्रताप बिष्ट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने बताया कि 2020 उनके द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम से कन्याकुमारी तक यात्रा 4000 किलोमीटर तक की गई, तो 41 दिन में पूरी की गई। वर्ष 2021 में श्री बद्रीनाथ धाम से देश के चारों धामों द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर तक की 8000 किलोमीटर की यात्रा की गई, जो 101 दिनों में पूरी की गई थी। और इस वर्ष उनके द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम से 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा प्रारंभ की गई और साथ ही ये यात्रा उनके लिए बेहद खास है। वे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है और इसी को जागरूकता अभियान को लेकर हिमालय संदेश अमृत यात्रा को निकाला जा रहा है। ये यात्रा 15,000 किलोमीटर की है, जो 15 राज्यों से होती हुई जाएगी और करीब 6 महीने की यात्रा पूरी होती है। उन्होंने कहा कि सोमेश पर्यावरण, हिमालय की जड़ी बूटियों समेत जीव जंतुओं के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, इसलिए वे पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनता को अपनी यात्रा के दौरान बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय संदेश अमृत यात्रा पर जॉर्ज एवरेस्ट पर गोष्ठी का आयोजन जो कि किया गया और जिसमें सभी मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपको बता दूं कि 2020 में सबसे पहले जो मेरी यात्रा हुई थी वो बद्रीनाथ धाम से कन्याकुमारी तक हुई थी। भारत का अंतिम छोर है कन्याकुमारी। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा 46 दिन में पूर्ण हुई थी। और मैं जो ये यात्रा करता हूँ सर, किसी खास उद्देश्य के लिए करता हूँ। मेरा कोई साइकिलिंग में घूमने का पैशन या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस यात्रा का जो उद्देश्य था, जो 2020 में किया था, नशा मुक्त भारत। संपूर्ण भारत में जो युवा आज की पीढ़ी नशे में बहुत चकनाचूर हो गई है, उन युवाओं को जागरूक करने के लिए कि आप नशे से दूर रहिए। दूसरी यात्रा 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 4 धाम थे। एक सोमेश पवार हैं, वो बामणी गांव बद्रीनाथ के रहने वाले हैं और अभी वो 26-27 साल के युवा हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा साहस है और बहुत बड़ा इनोवेशन है और देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है कि वो पिछले 3-4 सालों से लगातार देश का भ्रमण कर रहे हैं साइकिल से। 2020 में उन्होंने माणा गांव से शुरू की थी अपनी यात्रा बद्रीनाथ और उसके बाद वो कन्याकुमारी तक गए थे। फिर दूसरी यात्रा उन्होंने 2021 में की, जो उन्होंने बद्रीनाथ से शुरू की और देश के जो 4 धाम हैं, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम तक और कन्याकुमारी तक उन्होंने की। तो ये अभियान है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशे से दूर रहें और जो अपनी संस्कृति है उसको ना भूलें। इसको लेकर जागरूक लगातार किया जा रहा है और इसी क्रम में जागरूकता अभियान को लेकर हिमालय संदेश अमृत यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 15,000 किलोमीटर की है, जो 15 राज्यों से होती हुई जाएगी। करीब 6 महीने की यात्रा जो कि होनी है और ये भी साथ ही बताया सुमेश पर्यावरण ने, हिमालय की जड़ी बूटियों से में जीव जंतु के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, इसलिए वे पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनता को अपनी यात्रा के दौरान बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय संदेश अमृत यात्रा पर जॉर्ज एवरेस्ट पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मौजूद लोगों ने यहाँ पर बातचीत रखी, अपने विचार व्यक्त किए। रुद्रपुर में पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश सचिवालय में नौकरी लगवाने के नाम पर 21 लाख रुपए का चूना लगाने वाले आरोपित आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और साथ ही पुलिस ने उसके पास से उत्तर प्रदेश शासन लगी नंबर प्लेट का वाहन भी बरामद किया। हैरानी की बात यह कि ठग सिर्फ 12वीं पास है। वहीं एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि ट्रांजिट कैंप फुलसुंगा निवासी श्रीपाल ने पुलिस की तहरीर में बताया था कि उनके 2 बेटे और बहू नौकरी की तलाश कर रहे थे। इस बीच मई 2021 में उनके पुत्र पुष्पेंद्र सिंह की मुलाकात एक शख्स सर्वेश यादव से हुई। वो बाराबंकी का रहने वाला था। इस दौरान सर्वेश यादव ने उनकी बातों में फंसाते हुए कहा कि वो राज्य संपत्ति विभाग सचिवालय में अनुसचिव पद पर कार्यरत हैं। उनकी बातों पर आकर उन्होंने अलग अलग तिथियों में बैंक के खातों में करीब 21,29,000 रुपये जमा कर दिए। रकम देने के कई दिनों के बाद भी आरोपी ने उन्हें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया और रुपए मांगने पर
टाल मटोल करते रहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई अब जारी है। पाल सिंह पुत्र बनवारी सिंह, ये तीन पानी रुद्रपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा तहरीर देके अवगत कराया गया था कि एक अभियुक्त है सर्वेश, इन्होंने सर्वेश यादव ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान इन्होंने लिया है इनसे, वादी से। और इसमें इन्होंने इनको झांसा दिया कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, और ये अपने आप को उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारी बताते थे और उसी प्रकार के चिन्ह लगे हुए वाहन का भी ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने विभिन्न माध्यमों से इनको भुगतान किया, और उसके बाद इनकी जब नौकरी नहीं लगी तो इन्हें जब शक हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया। और इस समय इसमें अभियुक्त सर्वेश यादव की जो है अरेस्टिंग की गई है, और इनसे वो वाहन भी बरामद हुआ है जो इन्होंने इस धोखाधड़ी से कमाए हुए पैसे से खरीदा था, और साथ में उस पर उत्तर प्रदेश शासन इत्यादि चिन्ह लगे हुए हैं। तो इनकी अरेस्टिंग की गई है। जब इस अभियुक्त के बारे में जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि पूर्व में भी यह अभियुक्त सन 2019 में लखनऊ के गोमती नगर जिले के थाने से पूर्व में भी जेल जा चुका है, और ये अभ्यस्त अपराधी है। पूर्व में भी इस प्रकार से लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे ये पैसा ले चुका है और उनके साथ धोखाधड़ी कर चुका है। ओखीमठ जिला पंचायत उपचुनाव में अमरदेई शाह एक बार फिर दोबारा अध्यक्ष बन गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन के लिए 2 उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य अमरदेई शाह और ज्योति देवी उम्मीदवार थीं। जिला पंचायत के 18 सदस्यों में से 17 सदस्यों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसमें उम्मीदवार अमरदेई शाह को 11 मत प्राप्त हुए और ज्योति देवी को 6 मत मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचित उम्मीदवार को विजय प्रमाण पत्र निर्गत किए। सितारगंज के चेयरमैन एडवोकेट हरीश दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद अधिवक्ता भड़क गए। उन्होंने हरीश दुबे का समर्थन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को भेजे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि थाना सितारगंज में हरीश दुबे और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनीतिक दबाव में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना बिना राजनीतिक दबाव में कराई जाए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा, अगर पुलिस ने राजनीतिक दबाव में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया तो न्यायालय में विधिक रूप से इसका विरोध करने के साथ सामाजिक तौर पर भी इसका विरोध करेंगे। पालिका अध्यक्ष श्री हरीश दुबे जी एवं हमारी बार सितारगंज एसोसिएशन के सदस्य के ऊपर राजनीतिक दबाव में बगैर किसी जांच पड़ताल के अवैधानिक रूप से दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर अखबार के माध्यम से इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसमें सही जांच हो के संबंध में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। इस जांच में जो भी जांच की जाए बगैर किसी राजनीतिक दबाव से की जाए, और हमारे बार एसोसिएशन सितारगंज के सदस्य एवं नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की चार्जशीट बगैर राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष जांच कर। पिथौरागढ़ के तवाघाट कैलाश आश्रम से छड़ी यात्रा बेरीनाग के मंदिर पहुंची। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छड़ी यात्रा गगोली हाट के लिए रवाना हो गई। वहीं छड़ी यात्रा के मुख्य संयोजक प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना, क्षेत्र की हर समस्याओं का हल निकालना है। उन्होंने भारत नेपाल संबंध में एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में हमारे वंशज रहते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने सभी साधु महंतों को तवाघाट के आश्रम तक शंकराचार्य की छड़ी यात्रा को लाने के लिए धन्यवाद दिया। इस दुर्गम क्षेत्र में आप कल से मैं देख रहा हूं कि आप इस छड़ी यात्रा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और उसके लिए भी मैं पुनः एक बार और साधुवाद और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ये छड़ी यात्रा शंकराचार्य जी की छड़ी, जो विभिन्न हमारे चारों मठों से होते हुए, चारों धामों से होते हुए, और जितने भी हमारे पौराणिक जो हमारे मंदिर है, मठ है, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सभापति
श्री महंत श्री श्री 1008 प्रेमगिरी जी महाराज जो इस छड़ी के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में छड़ी चली है। कल यहाँ पहुँचने के बाद इसके अंतिम दुर्गम गांव जहाँ खेला गांव ग्राम सभा खेला तावाघाट में जो कैलाश आश्रम है वहाँ पर यह रुकी और सभी ने ग्रामवासियों ने इसका पूजन कर आज प्रातःकाल यहाँ से यह हाट कालिका भद्रकाली और पाताल भुवनेश्वर के निकल रही है और कल बागेश्वर बागनाथ के लिए निकलेगी और सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसका जो छड़ी का संदेश है कि वसुधैव कुटुम्बकम सर्वधर्म सब एक साथ चल के इस भारत को आगे ले जाएं और भारत को अखंड बनाए। ओम नमो नारायण। हमारी छड़ी यात्रा समस्त उत्तराखंड से भ्रमण करती हुई उत्तराखंड के धारचूला और तबाघाट महामंडलेश्वर हिमालय पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज के क्या आश्रम का नाम है? कैलाश आश्रम। कैलाश आश्रम में हम लोग रात रुके। उसके बाद हमारा यही संदेश है कि तिब्बत और नेपाल और हम लोग इंडिया के बॉर्डर पे हैं, जो हमारी बातें हैं ये नेपाल और तिब्बत तक जाए, क्योंकि नेपाल एक भारत का अति प्रेमी देश है। नेपाल के बगैर भारत का गुजारा नहीं और भारत के बगैर नेपाल को भारत के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि भारत और नेपाल का हमारा रोटी बेटी का संबंध जुड़ा हुआ है। हजारों ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं जो नेपाल से संबंध है, उनका शादी विवाह नेपाल से हुआ। नेपाल की महारानी जो थी वो जोधपुर के महाराज की कन्या थी। इस तरह से एक ऐसा संबंध जुड़ा है जो हमारी छड़ी यात्रा का शंकराचार्य जी का उन नेपाल में भी गए थे। उन्होंने पशुपतिनाथ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। तो नेपाल क्षेत्र भी हमारा ही है, उसमें भी संदेश जाए कि हम सब लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। भारत की अखंडता और एकता के लिए हमको सबको तत्पर रहना है। अगर कोई विदेशी चाइना है, पाकिस्तान है और अन्य देश हैं, अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाते हैं तो हम लोग साधु संत भी, जिस तरह से एक फौज होती है इसी तरह साधु संतों का भी एक वो संग्रह है और एक उनका सेना है। वो हमेशा धर्म के लिए, देश के लिए मरते थे, मरते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।